आइए शुरुआत करते हैं सेकंड टॉपिक की एनेस्थीसिया में इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एजेंट्स। तो पहले हमने देखा कौन से ड्रग्स हम इनहेलेशन रूट से देते हैं, अब देखेंगे कौन से इंट्रावीनस रूट से देते हैं। राइट, तो इसमें बहुत सारे ड्रग्स नहीं हैं बट कुछ ड्रग्स हैं, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है टायोपेंटॉन, या फिर इसको टायोपेंटॉल सोडियम भी कहते हैं। सो टायोपेंटॉन या टायोपेंटॉल सोडियम ये एक बार्बिचुरेट है। तो दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिस्कस किया मैंने कि बार्बिचुरेट्स क्या होते हैं, और क्योंकि एक बार्बिचुरेट है तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। ये स्टिमुलेट करता है गाबा ए रिसेप्टर को। राइट, इसका जो इम्पोर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक एस्पेक्ट है, ये जो ड्रग है इट हैज़ हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी। तो ये बहुत ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल है, तो जब भी आप इंट्रावीनस रूट से देंगे तो ब्लड ब्रेन बैरियर को बहुत जल्दी क्रॉस करेगा, मतलब आपके ब्रेन में बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। राइट, सो दैट इज द रीज़न वाई जो इफेक्ट है वो बहुत फास्ट दिखेगा, पर क्योंकि ये बहुत हाईली लिपिड सॉल्युबल है इट अंडरगोज रीडिस्ट्रीब्यूशन। जी फार्मा में मैंने बताया था आपको, ये ड्रग आपके ब्लड में आने के बाद तुरंत गायब हो जाएगा आपके एडिपोज टिश्यू में। सो फास्टर इफेक्ट दिखेगा, फास्टर onset of effect as well as faster recovery। राइट, सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका यूज़ क्या होना चाहिए। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था आपको, इंट्रावीनस एजेंट्स को इंडक्शन के लिए खासकर यूज़ किया जाता है, और मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग इंडक्शन के लिए इंट्रावीनस ड्रग में सबसे कॉमन ड्रग यूज़ होने वाला ड्रग यही है, बार्बिचुरेट। सो एक इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक एस्पेक्ट है ये। दूसरा, ये एक अल्कालाइन ड्रग है, या आप कह सकते हैं ये एक बेसिक ड्रग है, और अल्कालाइन ड्रग होने की वजह से इससे इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये एक ऐसा ड्रग है जिसका लिपिड सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा है, वाटर सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि ये एक अल्कालाइन है, और इसीलिए आप इसको डाइल्यूट करते हैं या तो नॉर्मल सलाइन के साथ या वाटर, डिस्टिल वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं, और 2.5% सॉल्यूशन में हम इसको इंजेक्ट करेंगे। किसी भी पेशेंट को देंगे तो 2.5% सॉल्यूशन में देंगे इसको। तो ये इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक एस्पेक्ट हैं टायोपेंटॉल के। अब आइए इसके बारे में, इसकी यूज़ के बारे में बात करते हैं। सो खासकर मैंने जैसे कि बताया आपको, वी यूज़ इट फॉर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। और जब भी आप इसको यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया में, एक इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि ये आपके ब्रेन पे काम करके इट डिक्रीजेज सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट। तो ब्रेन का मेटाबॉलिक रेट को कम करता है, ऑक्सीजन डिमांड को कम करता है, प्लस ये प्रेशर को कम करता है। सेरिब्रल प्रेशर मतलब आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। मतलब ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा ड्रग है विच इज़ सेरिब्रो प्रोटेक्टिव। तो अगर आपको कहीं पर सेरिब्रो या ब्रेन को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी तो ये एक बेहतरीन ड्रग है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको आप स्टेटस एपिलेप्टिकस में भी यूज़ कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। एक इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है अक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया। तो देखो दोस्तों, ये बार्बिचुरेट है, एंजाइम इंड्यूसर है, एंजाइम्स को इंड्यूस करेगा जिसकी वजह से अक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया हो सकता है। ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। ये हाइपोकैलेमिया कर सकता है, हाइपोटेंशन कर सकता है, ये हिस्टामिन के रिलीज़ को बढ़ाएगा जिससे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो इससे अपने को एक चीज़ समझ में आता है कि इट इज़ नॉट सेफ इन ब्रोंकियल आस्थमा। सो ब्रोंकियल आस्थमा के पेशेंट में दोस्तों ये सेफ नहीं है। इट कैन ऑल्सो कॉज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्यों करता है? क्योंकि ये अल्कलाइन है। अल्कलाइन होने की वजह से वेन्स में इन्फ्लेमेशन करेगा, जिस वेन में आप देंगे इसको। राइट, अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विथ एसिडिक सॉल्यूशन लाइक रिंगर लैक्टेट। तो मैंने आपको बताया आपको इसको नॉर्मल सलाइन में या डिस्टिल वाटर में देना है। रिंगर लैक्टेट जैसे एसिडिक सॉल्यूशन में नहीं देंगे क्योंकि ये अल्कलाइन है, और अगर इसको हमने दे दिया तो क्या बन जाएगा? क्रिस्टल्स बन जाएगा। इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बाय इंट्रा आर्टेरियल रूट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पे आपको सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में।
इंट्रा आर्टेरियल रूट से अगर मैंने दिया तो होगा क्या? देखो, इंट्रा आर्टेरियल रूट में जो ब्लड होता है उसमें एसिडिक पीएच होगा या आपका न्यूट्रल पीएच होगा। ड्रग मेरा बेसिक है, तो जैसे ही मैं ड्रग डालूंगा तो उसमें क्या हो जाएगा? तो एसिडिक तो नहीं कह सकते, न्यूट्रल कह सकते हैं। और न्यूट्रल पीएच में जब भी हम बेसिक ड्रग डालेंगे, अल्कलाइन मीडियम में है, तो क्या क्या होगा? थायोपेंटोन क्रिस्टलाइजेस। तो जहां आपने डाला वहां पे तुरंत क्रिस्टल बन जाएगा और उसके बाद सीवियर पेन होगा। तो ये एक सवाल आपके एग्जाम में आता है कि इंट्रा आर्टेरियल रूट से देने की वजह से कौन से ड्रग में दर्द होता है, पेन होता है? आपका आंसर क्या है? थायोपेंटोन, राइट। तो यहाँ पे पेन होगा, प्लस इसके बाद थ्रोम्बोसिस होगा, नेक्रोसिस होगा। तो अगर आपने इंट्रा आर्टेरियल रूट से दे दिया, देना नहीं चाहिए, अगर दे दिया तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेज कैसे करेंगे? पहली बात, लीव द निडल इन सीटू, मतलब निडल आपका जहां था वहीं रहने दीजिए, सिरिंज को निकालिए और उसमें अब इंजेक्ट करिए। निडल जहां था वहीं रहने दीजिए, अब उस निडल में इंजेक्ट करिए नॉर्मल सलाइन, ताकि जो हमने इंजेक्ट किया था वो डाइल्यूट हो जाए, उसका इफेक्ट कम हो जाए। आप इंजेक्ट करिए लिग्नोकेन, लिग्नोकेन ताकि जो दर्द था, पेन, वो कम हो जाए। आप इंजेक्ट करिए हेपरिन ताकि थ्रोम्बोसिस ना बने। तो ये चीज़ें हमें करनी होती है जब भी हम ड्रग्स को देते हैं, इस ड्रग को बाय इंट्रा आर्टेरियल रूट। तो ये इंपॉर्टेंट 2 कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जो आपने याद रखना है। दूसरा ड्रग है मीथोहेक्सिटाल। दोस्तों, मीथोहेक्सिटाल भी एक बार्बिचुरेट है और ये बार्बिचुरेट ये 3 गुना ज़्यादा पोटेंट है। इट इज़ 3 टाइम्स मोर पोटेंट देन थायोपेंटोन। तो याद करो, जहाँ पर मैं 2.5% यूज़ करता था, यहाँ पे 1% सॉल्यूशन यूज़ करूँगा, क्योंकि ये 3 गुना ज़्यादा पोटेंट है, तो कम हो गया परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद साइड इफेक्ट जो ये ड्रग है पैराडॉक्सिकल, ये सीजर करता है, मतलब ये बार्बिचुरेट होकर भी सीजर करता है। और इसीलिए 1% सॉल्यूशन को हम कहाँ यूज़ करते हैं? इट इज़ द एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस इन ECT और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो जब भी पेशेंट को आप इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो अगर ये देंगे हम, तो एक तो अपने को एनेस्थीसिया का गोल मिल जाएगा कि एनेस्थीसिया हो गया पेशेंट को, प्लस ECT ज़्यादा कामयाब होगा बिकॉज ये खुद क्या करता है? सीजर करता है, राइट। अब आते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट ड्रग की तरफ, मिल जाएगा कि एनेस्थीसिया हो गया पेशेंट को, प्लस ECT ज़्यादा कामयाब होगा बिकॉज ये खुद क्या करता है? सीजर करता है, राइट। अब आते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट ड्रग की तरफ, दैट इज प्रोपोफोल। प्रोपोफोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये जो ड्रग है प्रोपोफोल, ये भी एक गाबा ए रिसेप्टर का एगोनिस्ट है। प्रोपोफोल इज ऑल्सो गाबा ए रिसेप्टर एगोनिस्ट। और इसका एक इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक एस्पेक्ट है कि ये जो ड्रग है इट हैज़ हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी बिकॉज ये एक ऑयली ड्रग है। मतलब इसका जो फार्माकोकाइनेटिक एस्पेक्ट, ये भी एक गाबा ए रिसेप्टर का एगोनिस्ट है। प्रोपोफोल इज ऑल्सो गाबा ए रिसेप्टर एगोनिस्ट। और इसका एक इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक एस्पेक्ट है कि ये जो ड्रग है इट हैज़ हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी बिकॉज ये एक ऑयली ड्रग है। मतलब इसका जो एक्टिव कंपोनेंट है खुद एक तेल है। इसका मतलब आप समझो, क्या आप तेल को पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं? मतलब इसको मैं नॉर्मल सलाइन या डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व नहीं कर सकता, जैसे कि मैं मीथोहेक्सिटाल या थायोपेंटोन को करता हूँ। सो क्योंकि ये ऑयली ड्रग है, इसीलिए वी यूज एन ऑयली मीडियम टू डिसॉल्व प्रोपोफॉल। तो जो ऑयली मीडियम है जिसको हम यूज़ करते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ एग फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरीन एंड सोयाबीन ऑयल। तो इन तीनों को आप मिलाते हैं किसके साथ? प्रोपोफॉल के साथ। और जब इन तीनों को मिलाएंगे प्रोपोफॉल के साथ, तो जो कलर आता है इट इज़ मिल्की वाइट कलर। तो ये MCQ पॉइंट है, ये एनेस्थीसिया वाला कौन सा ड्रग है जो मिल्की वाइट कलर का होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद? आपका आंसर होगा प्रोपोफॉल। पर यहाँ पे आपको याद रखना है, जो भी ड्रग ऑयली मीडियम में होते हैं, ऑयली मीडियम वाले ड्रग इंजेक्शन में क्या करते हैं? बहुत पेन करते हैं। पेन इज सीन ड्यूरिंग इंजेक्शन बाय इंट्रावीनस रूट बिकॉज ऑफ दिस ऑयली मीडियम। दूसरा, ये जो एग है, इसमें एग फॉस्फोलिपिड, इसकी वजह से
देयर कैन बी बैक्टीरियल ग्रोथ। तो अगर आपने इसको खुला छोड़ दिया तो कई समय के लिए तो बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकता है। सो मैक्सिमम इट कैन बी यूज विद इन 6 आवर्स। तो अगर आपने बोतल खोला और रिकॉन्स्टिट्यूट किया तो 6 घंटे के अंदर आप यूज़ करेंगे, नहीं तो बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाएगी इसमें, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक एस्पेक्ट क्या है आप समझ गए होंगे। मैंने आपको बताया था क्या है, बहुत ही ज़्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी है, मतलब बहुत लिपिड सॉल्युबिलिटी होगा तो क्या होगा, फास्टर इंडक्शन होगा और रिकवरी होगा, बिल्कुल थायोपेंटोन की तरह, राइट। तो फास्टर इंडक्शन और रिकवरी जब होगा तो इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, सोचो। इट इज़ द इंट्राविनस एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस। तो ये कहाँ कहाँ इंट्राविनस एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस है, ये आपके एमसीक्यू पॉइंट्स हैं। नंबर 1, डे केयर सर्जरी। सो पेशेंट दिन में ही आया, सर्जरी हुआ, उसी दिन डिस्चार्ज हो गया, उसके लिए मुझे कैसा ड्रग चाहिए जो बहुत जल्दी काम करे। फॉर टीवा, टीवा का मतलब होता है टोटल इंट्राविनस एनेस्थीसिया। यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, पूरे एनेस्थीसिया के लिए प्रोपोफॉल और ओपियोइड यूज़ करते हैं। लाइक फेंटानिल को हम यूज़ करते हैं, तो इसे हम कहते हैं टीवा, सॉरी फेंटानिल नहीं, एल्फेंटानिल यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं टीवा, टोटल इंट्राविनस एनेस्थीसिया, राइट। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर sedation in ICU and patients who are prone to develop malignant हाइपरथर्मिया। तो वो पेशेंट जिनको मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, बताया था मैंने आपको हेलोथेन में मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया अगर होता है तो क्या यूज़ करते हैं उसमें, प्रोपोफॉल यूज़ करते हैं। साइड इफेक्ट क्या है दोस्तों, प्रोपोफॉल इट कैन कॉज पेन ऑन इंट्राविनस इंजेक्शन। सो इसको इंट्राविनस इंजेक्शन देने से पेन होगा। अब याद रखो मैंने क्या कहा था, थायोपेंटोन पेन करता है, लेकिन कब, जब आप उसको गलती से इंट्रा आर्टियल देंगे। इंट्राविनस से थायोपेंटोन पेन नहीं करता, पर इंट्राविनस इंजेक्शन से पेन कौन करता है, प्रोपोफॉल करता है, पेन ऑन इंजेक्शन, राइट। दूसरा, ये हाइपर सेंसिटिविटी कर सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी क्यों दिख सकता है, बिकॉज एग फॉस्फोलिपिड एक्सोजेनस प्रोटीन है, उसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है। कई बार इसमें हेलुसिनेशन भी होता है और इसी वजह से इसको कई बार अब्यूज़ भी किया जाता है। अब बिलीव नहीं करोगे, कई बार नर्स हो गए या डॉक्टर्स हो गए एनेस्थीसिया वाले, वो भी इसको अब्यूज़ करते हैं, आप मत करना, ठीक है। हेलुसिनेशन, मायोक्लोनस, तो ये साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है वो है पेन ऑन आईवी इंजेक्शन। सो कौन सा ड्रग पेन करेगा ऑन आईवी इंजेक्शन, योर आंसर इज प्रोपोफॉल, राइट। तो तीसरा ड्रग था हमारा। चौथे ड्रग की तरफ बढ़ते हैं, एटोमिडेट। दोस्तों एटोमिडेट भी एक गाबा ए रिसेप्टर एगोनिस्ट है और इस ड्रग में जो खास बात है, इट मेंटेन्स कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर। मतलब ये जो ड्रग है ये बेहतर है किसके लिए, हार्ट के लिए। तो इसका मतलब ये कि एटोमिडेट को हम यूज़ कहाँ करेंगे, ज़रा सोचो भाई, हार्ट की बीमारी में। सो बी यूजिंग इट इन हार्ट डिजीज लाइक कार्डियोमायोपैथी में, एओर्टिक स्टेनोसिस में। तो कोई भी हार्ट डिजीज़ में इंट्रावीनस ड्रग पूछा जाए तो आपका आंसर ये होगा। या फिर ब्लड वेसल एन्यूरिज्म की सर्जरी, ब्लड वेसल में एन्यूरिज्म हो जाता है उसकी सर्जरी के लिए, तो कार्डियोवास्कुलर कंडीशन में हम एटोमिडेट को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, राइट। तो एक सवाल आपको इस पे आ सकता है कि कोई भी हार्ट बीमारी है, इंट्रावीनस कौन से ड्रग को हम प्रीफर करेंगे मैंने इंडक्शन के लिए। साइड इफेक्ट दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, ये करता है एड्रेनल इनसफिशियंसी, विटामिन सी डेफिशिएंसी। तो एड्रेनल इनसफिशियंसी होगा तो क्या कम हो जाएंगे पेशेंट में, स्टीरॉइड्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी। इट कैन ऑल्सो कॉज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, पेन ऑन इंट्रावेनस इंजेक्शन। सो पेन ऑन इंट्रावेनस इंजेक्शन, दो ड्रग हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एक प्रोपोफॉल है और एक एटोमिडेट है। पेन ऑन इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन, थायोपेंटोन। सो दोस्तों एड्रेनल इनसफिशियंसी, विटामिन सी डेफिशिएंसी और पेन ऑन इंजेक्शन, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पे कई बार सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है। अब आते हैं दोस्तों लास्ट ड्रग की तरफ, कीटामिन। तो अभी तक आपने मार्क किया होगा जितने भी ड्रग मैंने बताए, थायोपेंटोन हो, आपका मेथोहेक्सिटाल हो, एटोमिडेट हो, प्रोपोफॉल हो, सारे के सारे क्या थे, गाबा ए रिसेप्टर एगोनिस्ट थे। ये एक लौता ड्रग है जो गाबा पे काम नहीं करता, ये एनएमडी जो ग्लूटामेट रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करता है। तो उससे होता क्या है, देखो
कई जगह पे ब्लॉक करेगा लोकेशन। तो जो NMDA रिसेप्टर आपके कॉर्टेक्स में ब्लॉक होगा, ब्रेन के कॉर्टेक्स में, इससे हमें मिलेगा एनेस्थीसिया। और NMDA रिसेप्टर को जब भी ब्लॉक करेंगे तो जो एनेस्थीसिया मिलता है उसे हम कहते हैं डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। मतलब पेशेंट को ये फीलिंग होता है कि मैं मेरे सराउंडिंग से बिल्कुल अलग हूँ। तो ये जो फीलिंग आता है इसे हम कहते हैं डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, जो कि एनास्थेटिक इफेक्ट की वजह से आता है। NMDA रिसेप्टर पे जो ये काम करता है थैलेमस में, उससे अपने को मिलता है एनाल्जेसिया। तो ये बहुत अच्छे एनाल्जेसिक भी हैं। तीसरा, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में मैंने बताया था आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, साइकोसिस की तरफ से इंपॉर्टेंट। और साइकोसिस में क्या होता है? हेलुसिनेशन। तो लिम्बिक सिस्टम के तौर से पेशेंट को हेलुसिनेशन हो सकता है, एमर्जेंस रिएक्शन हो सकता है। एमर्जेंस रिएक्शन मतलब जब आप बंद करेंगे, कीटामिन को बंद करेंगे और पेशेंट कीटामिन से बाहर आएगा, तब पेशेंट को विविड ड्रीम्स आएंगे। तो ऐसे सपने आएंगे जैसे लगेगा कि सचमुच वो हो रहा है। सेंसेशन ऑफ कमिंग आउट ऑफ बॉडी, तो ऐसा लगेगा कि मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, जो सोल है, आत्मा है, शरीर से बाहर आ रही है, ऐसी फीलिंग आएगी। इसको हम कहते हैं एमरजेंस रिएक्शन। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, इनके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं बेंजोडाइजेपिन, जैसे लोराजेपाम, डायजेपाम आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है, ये डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कौन सा ड्रग करता है, राइट। एमरजेंस रिएक्शन किसके साथ होता है? कीटामिन। एमरजेंस रिएक्शन के ट्रीटमेंट के लिए क्या देते हैं? बेंजोडाइजेपिन, राइट। अब बात करते हैं कीटामिन के यूजेस की। देखो दोस्तों, कीटामिन, एक चीज़ आप समझ लो कि कीटामिन क्या करता है, इट इंक्रीजेस रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइंस। और कैटेकोलामाइंस क्या करेंगे? ब्रोंको डायलिटेशन करेंगे बिकॉज ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे ब्लड वेसल पे, हार्ट का स्टिमुलेशन करेंगे। तो इसी वजह से हम इसको प्रीफर कहाँ करते हैं? इट इज़ द इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस इन शॉक। तो अगर पेशेंट शॉक में है, ब्लड प्रेशर बहुत कम है, वहाँ ब्रोंकियल आस्थमा में इसको प्रीफर करेंगे। तो जैसे मैंने इनहेलेशन में बताया था आपको, हेलोथेन को प्रीफर करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे इंट्रावेनस में हम इसको प्रीफर करेंगे ब्रोंकियल आस्थमा में। बच्चों में इट इज़ द इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस। पेशेंट ऑन फुल स्टमक, भाई आपने क्या देखा है कि सर्जरी से पहले हम कहते हैं कि रात भर खाना नहीं खाना, तो कम से कम 10 से 12 घंटे खाली पेट रहना होता है सर्जरी के दौरान। पर कोई इमरजेंसी में पेशेंट आया जिसको अभी अभी कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है और वो खाना खाया था अभी, तो उस समय हम इसको देंगे, बिकॉज ये क्या करता है, जो लैरिंजियल रिफ्लेक्सेस है उसको प्रिजर्व करता है। तो आप क्या करेंगे, आप एस्पिरेट नहीं करेंगे, राइट। अगर उल्टी आएगा तो वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाएगा, बिकॉज लैरिंजियल रिफ्लेक्सेस आर प्रिजर्व। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रीफर होता है। तो ये सब आपके MCQ पॉइंट है। शॉक में, ब्रोंकियल आस्थमा में कौन सा इंट्रावेनस ड्रग प्रीफर करते हैं, ये पूछा जाएगा आपको। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो याद रखिएगा ये बढ़ाते हैं, दे इंक्रीज ऑल काइंड्स ऑफ प्रेशर। सो आपके बॉडी में हर प्रकार के प्रेशर को बढ़ाएंगे, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ेगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए इनको एपिलेप्सी में नहीं देते हम, मतलब जिस पेशेंट को सीजर होगा वहाँ नहीं देंगे। तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ाएंगे, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ाएंगे। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हैं, और कई बार इन पे सवाल आता है आपको कि कौन से ड्रग इन इफेक्ट को बढ़ाते हैं, इनमें से कीटामिन आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ये सेगमेंट था जहाँ पे हमने डिस्कस करा इंट्रावीनस ड्रग्स। ज़्यादातर ड्रग्स इनमें से गाबा ए एगोनिस्ट हैं, सारे के सारे, एक को छोड़ के कीटामिन जो कि क्या है, NMDA ब्लॉकर है।